आरुष अब तो स्टेयरिंग संभाल यार, मेरी तो पीठ अकड़ गई। अंगड़ाई लेता हुआ अविरल बोला। यार ट्रेन से आते तो टाइम बचता, ओवरनाइट जर्नी थी, अभी तो पूरे दिन का टाइम भी वेस्ट और ड्राइव कर करके थक जाओ, वहाँ पहुँच के क्या करेंगे? पिछली सीट पर पसरी हुई स्नेहा बोली। होर की या आरुष बिन्ना, बंटी भुनभुनाया। आरुष ने किसी भी बात का जवाब न देते हुए चुपचाप स्टेयरिंग संभाल लिया। एक दिन पहले उन सब ने अच्छी खासी सर खपाई थी कि इस बारे में उनका अगला वीडियो किस बारे में हो। आरुष की पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए स्नेहा ने बड़ी दयानतदारी से कहा था कि वो चाहे तो उस गुमनाम सी अदाकारा पर वीडियो बना सकते हैं जो 60 साल पहले गायब हो गई थी। आरुष ने ही ये आइडिया दिया था जब उसने पहली बार वो फिल्म देखी थी और वो दीपशिखा से नहीं मिला था। पर अब स्नेहा की यह बात सुनकर पानी पीते हुए आरुष को जोरदार ठसका लगा और उसने मुंह में भरा पूरा पानी सामने खड़े बंटी पर उलक दिया। बंटी की गालियां और क्या क्या हुआ सुनने के बाद आरुष ने जल्दी से बातचीत का विषय बदला था। वो क्या बताता अपने दोस्तों को कि वो 60 साल पहले की गुमशुदा अदाकारा उससे मिल भी चुकी थी और वो हाथ पर हाथ धरा उसके दोबारा गुम होने का इंतज़ार कर रहा था। अंत में कई विषयों पर सोचने के बाद वो सारे इस निर्णय पर पहुंचे थे कि किसी नए ताजे विषय को उठाना सही रहेगा। और आज मुंह अंधेरे ही वो सब आरुष की कार में सवार होकर रत्नावली महल के लिए निकल गए थे। वो वहाँ उस महल के रहस्यों की नहीं बल्कि वहाँ हाल ही में गायब हुए एक और यूट्यूबर विराट पर वीडियो बनाने के मूड में थे। सब ने ट्रेन से जाने को कहा था, जिसका मतलब होता एक बार फिर से मामा जी के घर पर ठहरना और फिर वहाँ से बाय रोड उस महल तक जाना, क्योंकि उस महल का सबसे नज़दीकी स्टेशन वही कस्बा था जहाँ मामा जी का घर था और आरुष शायद अब पूरी ज़िंदगी उस घर का रुख नहीं करने वाला था। उस घर में जाना और पहली मंजिल वाली उस फसादी खिड़की को अनदेखा करना इतना भी आसान था क्या? वो अब भी उस सोच से बंधा हुआ था कि उसे भविष्य से छेड़खानी नहीं करनी है। हालांकि दादू की विद्रोही बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, उसे विचलित कर रही थी कि कौन जाने नियति क्या है। गाड़ी एक ढाबे के सामने रुकी। शाम के 6 साढ़े 6 हो रहे थे। दिन डूबने की शुरुआत थी। बंटी 4 चाय बोल दे। कार से उतरता हुआ अविरल बोला। आजा आरुष, पैर सीधा कर ले। तो चल मैं आया, एक फ़ोन कर लूँ घर पे। आरुष अपना मोबाइल निकालता हुआ बोला। अविरल चला गया। वो कार में अकेला था। पिछले कई घंटों से ड्राइव कर रहा था वो, पर अंतिम आधे घंटे उस पर बहुत भारी बीते थे। जब वो उस कस्बे के बाहरी हिस्से से गुजर रहा था, उसका बहुत मन हो रहा था कि वो कार को मोड़ ले सीधे मामा जी के घर की तरफ। जब वो घर में घुसे तो उसे कोई ना देखे। वो बस चुपचाप उस कमरे में पहुंचे और खोल दे उस खिड़की को। पर क्या वो अभी भी वहीं होगी? क्या वो उसे फिर कभी देख पाएगा? क्या अब तक वो समझ गई होगी कि उसने उस रात किसी अनजान शख्स को अपनी चिट्ठी दे दी थी? क्या वो अब तक उस फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने स्टीयरिंग व्हील से सर टिका दिया और सोचने लगा। गहरी सांसें लेता वो जैसे खुद से बातें कर रहा था। एक बात बताओ दीपशिखा, क्या मैं भी तुम्हें याद हूँ? क्या तुम कभी अपनी खिड़की पर खड़ी मेरा इंतजार करती हो? आरुष ने चौंक कर सर उठाया जब ढाबे पर ही खड़े एक ट्रक में गाना बज रहा था। तभी स्नेहा ने उसे आवाज़ लगाई। हाँ आ रहा हूँ। बोलते हुए आरुष ने सामने देखा और उसके साथ स्टीयरिंग पर ही जम गए। सामने सड़क पर कोई खड़ा था। वो वही था, उस लड़की का प्रेत। शाम के धुंधल के खड़ी वो उसे ही घूर रही थी। तभी आरुष के पीछे कहीं से एक वाहन आया और उस पर रोशनी पड़ी, पर वो वैसी ही अंधेरी दिख रही थी। उस रोशनी से बिल्कुल अप्रभावित वो वाहन उसके पार गुजर गया और वो खड़ी रही आरुष को घूरते हुए। इस वक्त उसका सर सही सलामत उसके कंधों पर था। एक और उसके वाहन से पीछे से आया और वो भी उसके पार गुजर गया, मानो वो हवा की बनी हो। एक तीसरा वाहन आया और अब की बार ज़बरदस्त भिड़ंत हुई। उसकी टक्कर से वो दूर जा गिरी। ये जानते हुए भी कि वो एक प्रेत है, आरुष जल्दी से कार से उतरा। एक ही पल में वो लड़की दोबारा अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन अब उसकी गर्दन टूटी हुई थी और सर कंधों पर डरावने अंदाज में झूल रहा था। आरुष सदमे से जड़ हो गया था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा। रचना? उसने फंसे होंठ से कहा। ओए होए, ये रचना कौन है अब? हाँ, स्नेहा शरारत भरे स्वर में बोली। आरुष जैसे होश में आया।
उसके कंधे पर स्नेहा ने हाथ रखा था, जो एक पल को उसे रचना जैसी लगी थी। आरुष ने पलट कर फिर देखा, वो भूत भी गायब हो चुका था। क्या हुआ आरुष, कौन है वहाँ? स्नेहा बोली। कोई नहीं, आरुष अपना चेहरा पोंछता हुआ बोला। तो चल ना, चाय ठंडी हो रही है, चल, वो उसे धकेलती हुई बोली। अविरल अपने खाली चाय के ग्लास से खिड़वाड़ कर रहा था और वहीं ढाबे पर काम करते एक लड़के से गप्पे मार रहा था। ढाबे का मालिक शक्ल से ही भला मानस लगता एक अधेड़ उम्र का सिख था। उसने शायद नया नया स्मार्टफोन लिया था। बंटी उसे उस फ़ोन के बारे में बता रहा था। शहर से आए हो आप लोग, बाहर के हो? कुछ देर बाद अपना फ़ोन जेब के हवाले करता हुआ वो बोला। जी हाँ, हम रत्नावली महल जा रहे हैं, आरुष बेध्यानी में बोला। यह सुनकर सरदार जी की भवें चढ़ गई। दिन ढलने के बाद तो कोई जाता नहीं जी उधर, परमिशन ही नहीं है जी। पता है जी, हम कल सुबह जाएंगे, रात वो हाईवे वाले मोटेल में ठहरेंगे, बुकिंग करा ली है, बंटी बोला। चंगा चंगा, इतना खूबसूरत पैलेस, गवर्नमेंट को कुछ पड़ी ही नहीं है जी, कुछ मरम्मतें ही करवा दे, ईंटें पत्थरें गिरती रहती है उधर, सरदार जी बोले। बस यही एक प्रॉब्लम थोड़ी है सरदार जी, वो पॉलिस तो हॉन्टेड भी है ना, अविरल बोला। ओ जी, कोई हॉन्टेड वॉन्टेड नहीं है जी, वो फिल्म वालों के बाद से अफवाहें और फैल गई सी, सरदार जी थोड़ा बिगड़ते हुए बोले। वहाँ कहाँ कोई शूटिंग हुई कभी, स्नेहा बोली। हुई थी मैडम जी, शुरू हुई थी, पर फिर कोई बावली ईंट गिर गई किसी कैमरामैन पर, आगे ना बढ़ पाई, पूरी यूनिट चली गई फिर वापस, राजस्थान में शूटिंग पूरी की थी फिर शायद, सरदार जी बोले। और ये कौन सी फिल्म है सरदार जी, पहले तो नहीं सुनी, अविरल बोला। कैसे सुनोगे बाबूजी, कोई आज की बात थोड़ी है, 60 साल पहले हुई थी, 60 साल। हमारे पापा जी थे वहाँ, खुद देखा था जतिन कुमार को, ये पास से, सरदार जी गर्व से बोले। आरुष झटके से उठ खड़ा हुआ, जो अब तक बातचीत में कोई खास रुचि नहीं ले रहा था। सब चौंक कर उसे देखने लगे। क्या क्या कहा आपने, उसने जल्दी से पूछा। कुछ गलत किया क्या जी, सरदार जी सकपकाए। जतिन कुमार, आरुष ने पूछा। ओ, हीरो थे जी उस फिल्म के, हमारे पापा जी बड़े फैन थे उनके, शूटिंग देखने पैदल। सरदार जी कौन सी फिल्म थी वो, आरुष ने भीख मांगने वाले अंदाज में पूछा। उसके सारे दोस्त हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नाम तो नहीं पता जी, सॉरी जी, आरुष जमीन को घूरने लगा, उसके दिमाग में घंटियां बज रही थी। इतना पता है थी कोई भूतिया फिल्म, सरदार जी बोले। पर शूटिंग वहाँ क्यों, यहाँ तो बस वो अकेला ही महल है ना, वो पहले ही राजस्थान क्यों नहीं गए, आरुष बोला। ओरिजिनल टच देना होगा और की, सरदार जी हंसते हुए बोले। मतलब, आरुष बोला। अरे इसी महल की तो कहानी थी ना फिल्म में। कैसी कहानी? कहानी क्या ही है जी लोगों की, यहाँ आसपास के लोग मजे ले लेके सुनाते हैं परदोसियों को। सारे बोलते हैं सदियों पहले उसी महल की एक राजकुमारी थी, उसको उसी महल का श्राप लगा था। अब जब भी किधर भी वो पैदा होती, वो क्या कहते हैं, हाँ पुनर्जन्म, तो वो उस महल में वापस आ ही जाती थी, वो भी अपनी उम्र के 21 सालों बाद। आरुष फर्श को घूरता हुआ बेहद गंभीर लहजे में बोला। उस समय उसके चेहरे पर जो भाव थे वो देखकर सभी थोड़ा हड़बड़ा गए। आरुष तू, अविरल ने बोलना शुरू किया, पर आरुष जल्दी से चलता हुआ ढाबे से बाहर आ गया। बाहर अब अंधेरा घिराया था, पर वो सर उठाए अपनी बाईं तरफ दूर इस तरह देख रहा था मानो वहीं से उसे वो 80 किलोमीटर दूर स्थित रत्नावली महल दिख रहा हो। और तभी उसके जहन में उभरी उसके मामा की वो बात जो उन्होंने गगन लहरी उर्फ पागल के लिए कही थी। अपनी डायरी लेकर वो उजाड़ बियाबान खंडरों में तो कभी बीहड़ों में भटकता, किसी मंझे हुए चित्रकार की तरह, या शायद किसी चित्रकार से भी ज़्यादा गहराई से वो अपने काम को अंजाम देता। कोई चित्रकार तो वही ना उतारेगा अपनी चित्र में जो वो देखेगा, पर वो तो अपनी डायरी में वो भी लिखता चलता था जो ऊपर से दिखाई नहीं देता था। बस उसकी नज़रें देख पाती या फिर उसका रहस्य और रोमांच से भरा मस्तिष्क महसूस कर पाता था। वो सब कुछ लिखता जाता और आरुष समझ गया 21 सालों बाद नाम के इस उपन्यास को लिखने के पहले गगन लहरी किस खंडहर में भटका रहा होगा। उसने वो खत पूरा पढ़ा, फिर उसे लिफाफा बंद कर जेब के हवाले कर दिया। अब कल सुबह ही पोस्ट करने जाना हो पाएगा। यहाँ से 15 मील दूर तो होगा ही डाक खाना। मकबूल बता तो रहा था, यहाँ की खोज खबर भी वक्त बावत भेजनी तो पड़ेगी ही। उस बड़े और आलीशान कमरे में उस घड़ी उस मोमबत्तियाँ ही टिमटिमा रही थी। रात अपने पूरे शबाब पर थी।
क्यों ना सोने से पहले चांदनी रात में ज़रा पैर सीधे कर लिए जाए। वो उठा और पत्थरों की सीढ़ियाँ उतरता उस गोलाकार बड़े से हॉल में आ गया। उसकी नज़र सामने पड़ी और वो बस खड़ा उसे देखता ही रह गया। वो सामने ही खड़ी एक झरोखे से बाहर फैली चांदनी का नज़ारा देख रही थी। उस खंबे के पास खड़ी जिस पर एक आदमकद अप्सरा की आकृति उकेरी गई थी, उसका जिस्म इस वक्त भी काले लिबास में लिपटा हुआ था। वो हमेशा उसकी कल्पना उसी अप्सरा के तौर पर करता था। खैर, काले कपड़ों से पूरी तरह ढकी हुई थी वो। नुमायाँ थी बस उसकी सूरत, काले लिबास पर वो कहर ढाती चाँद सी शक्ल। तौबा, वो खुद किसी चलती फिरती रात से कम थी क्या? कमाल है, आप अब तक जाग रही हैं। अजी सोइएगा नहीं तो रात को खुद पर गुमान हो जाएगा। कहीं आपके जागने की वजह वो तो नहीं? वो उसकी बगल में खड़ा होता हुआ बोला और खिड़की के बाहर इशारा किया, जहाँ रात अपना काला गिलाफ ओढ़े अलसाई सी पसरी हुई थी। नहीं होगा, वो जानती है कि एक सौदागर आ गया है मेरे शहर में। दिन का करार, रातों की नींदें सब ले जाता है, फ़कत चंद पलों की मुलाकातों के सदक़े। वो भी सितारों से भरे काला आसमान को देखती हुई बोली। ये सुनकर मनोहर मुस्कुराया। अजी हमारी सौदागरी की दास्तां तो ना पूछिए हमसे। हम तो वो बदनसीब सौदागर हैं जो कागज़ पर भी अपनी बर्बादी ही लिख कर बेचा करते हैं, और लोग कहते हैं भाई वाह क्या शेर लिखा है आपने। अब की बार ताहिरा भी मुस्कुराई। अजीब लगता था जब वो मुस्कुराती थी, जैसे हंसी का उन होठों से कभी कोई वास्ता ही ना रहा हो। हंसी भी कैसी, होठों से शुरू और होठों पे ही ख़त्म। बहुत मशक्क़त की मनोहर ने, पर वो कमबख्त होठों से लेकर आँखों तक का वो मुख्तसर सा सफ़र भी कभी तय कर ही ना सकी। फिर ताहिरा खामोश हो गई, जैसे हंसकर अभी अभी कोई गुनाह कर बैठी हो। झील के पार चाँद कितना खूबसूरत है। बीती रात हमने एक ख्वाब देखा। एक छोटी सी कश्ती पर बैठकर हम पार गए थे इस झील को, और बस उस चाँद को छूने ही वाले थे कि ये मुई नींद फिर से दगा दे गई। वो खिड़की की चौखट से टिकी किसी चकोर की तरह उस चाँद को देखती रही, जो काली झील के आईने में खुद को निहारता अपने हुस्न के गुरूर में मदमस्त था। आप चल सकती हैं। बेशक चल सकती हैं। मकबूल मियाँ तो दिखाई नहीं दे रहे कहीं। चलिए ताहिरा, आज आपको चाँद दिखा ही लाते हैं। क्या पता वो चाँद भी किसी और चाँद को देखने का तलबगार हो। मैं राजू से कहता हूँ मोटर निकाले। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। सदमे से कई कदम पीछे हटती हुई ताहिरा बोली। पर क्यों? झील तक ही तो जाना है बस। ताहिरा ने अब सदमे से इधर उधर देखा, फिर मनोहर को चुप रहने का इशारा किया। यहाँ हमें कौन सुन रहा है ताहिरा? अरे लोग बस यूं ही कह दिया करते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। सिर्फ कान ही नहीं, कभी कभी आंखें भी होती हैं। ताहिरा अपनी खोई हुई आवाज़ में बोली और अपने चारों तरफ देखने लगी। ये आखिरी फ़िक्रा उसने मनोहर से नहीं, मानो उस महल से कहा हो। मैं समझा नहीं। ना ही समझिए तो बेहतर होगा। चलती हूँ, शबा खैर। बोलकर ताहिरा मुड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो कुछ पलों के लिए ज़िंदगी से जुड़ गई थी वो, और अब एक बार फिर उसका चेहरा किसी जिंदा लाश की शक्ल अख्तियार कर चुका था। अब तक सोया नहीं तू? अविरल की आवाज़ आई और आरुष ने झट से वो उपन्यास बंद कर दिया और उसे अपने तकिए से नीचे दबा दिया। रात के 1 बज रहे होंगे। वो इस वक्त मोटेल के अपने केबिन में था। बस नींद नहीं आ रही थी यार, आरुष ने यूं ही कह दिया। क्या यार, सुबह कवर करना है पूरा महल, एंट्री में भी अलग पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो मोटेल का मैनेजर बता रहा था कि विराट की गायब होने के बाद से वहाँ बहुत पूछताछ हो रही है। पुलिस थोड़ी भूत प्रेत मानती है। अविरल बोला। अरे यार, कुछ दिनों का जोश है, फिर गायब हो जाएगा। यहाँ वीराने में कौन इतना ध्यान देता है? बोर्ड लगा रखा है, आफ्टर 6 PM नो एंट्री। अच्छा, और इसके बाद भी कोई एंट्री कर ले तो देखने के लिए कोई है वहाँ? आरुष बोला। एक सरकारी गार्ड है ना, पर महीने में 10 दिन भी उधर दिख जाए तो बड़ी बात है। भागा ही रहता है वहाँ से। एक तो वहाँ से जुड़े किस्से। अविरल आरुष के बगल वाले बिस्तर पर ढेर होता हुआ बोला। तुझे क्या लगता है कितना दम है उन किस्सों में? आरुष उस तकिए पर लेटे लेटे बोला जिसके नीचे गगन लहरी का वो उपन्यास 21 सालों बाद दबा हुआ था।
आज वो ढाबे वाले सरदार जी बोल रहे थे कि सब कुछ बकवास है, यहाँ के लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं सब। अब तो वो लोकल ही हैं इधर के, सही ही बोल रहे होंगे। और उस बकवास पर फिल्म भी बन गई। आरुष उसी खोई हुई आवाज़ में छत को घूरता हुआ बोला। तो झूठी कहानियों पर फिल्में नहीं बना करती क्या? बनती है, पर उन फिल्मों के साथ ऐसे हादसे नहीं होते कि शूटिंग करते हुए कोई एक्ट्रेस ही गायब हो जाए। आरुष ये बोलना नहीं चाहता था, पर अपने ख्यालों में गुम उसके मुंह से बेध्यानी में निकल ही गया। अविरल चौंका। क्या मतलब? वो अब उठकर पीछे टिक कर बैठ गया और आरुष को गौर से देखने लगा। वो वही फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान दीपशिखा। आरुष ने कसकर आंखें भींची, फिर खोली। वो नई एक्ट्रेस गायब हो गई थी। आरुष थोड़ा खींचते हुए बोला। वो खुद पर गुस्सा था, जाने अनजाने ये क्या बात शुरू कर दी थी उसने। ये वही है ना जिस पर तू वीडियो बनाने को बोल रहा था? हाँ वही है। चल अब सो जा। आरुष सर तक चद्दर तानता हुआ बोला। यार अकेली वो लड़की तो कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं थी, पर अरे आरुष क्या हुआ? आरुल बोलते बोलते चौंक गया, क्योंकि आरुष झटके से उठ बैठा था और उसका चेहरा बहुत ही कठोर हो उठा था। उसका नाम दीपशिखा है। वो बिना उसकी तरफ देखे भुनभुनाया। किसका? अविरल सकपकाया। वो जो गायब हो गई थी, आरुष बोला, और उसे पता भी नहीं था कि वो बिस्तर के चादर को अपनी बंद मुट्ठी में भींचने लगा था। अविरल ने जिस इत्मीनान से दीपशिखा के गायब होने का जिक्र किया था, उससे वो कलप उठा। किसी को क्या फ़र्क पड़ता था कि 60 साल पहले उस गुमनाम सी अभिनेत्री के साथ क्या हुआ था। पागल तो वो खुद था ना, जिसे दीपशिखा के आगे अपनी ज़िंदगी ख़त्म सी लगने लगी थी। ओके दीपशिखा, राइट? पहले ये वैसा नहीं था, पर इस महल और दीपशिखा को जोड़ कर देखे तो हम एक अच्छा खासा मटेरियल खड़ा कर सकते हैं। क्या बोलता है? विराट की वजह से तो वैसे भी हमें यहाँ भटकना ही है। थोड़ा पॉलिश उस श्रापित राजकुमारी वाली कहानी को भी कर लेते हैं दोनों मिलकर। आरुष आइडिया। अविरल उठा और आरुष की तरफ चेहरा करके बैठ गया। देख, इस बार थोड़ा हॉरर डाल ही देते हैं, वीडियो में ही सही। अविरल ने कहा। क्या मतलब? यार हमेशा फैक्ट्स पर ही वीडियोस बनाएंगे तो देखेगा कौन? लोगों को कुछ थ्रिलिंग एक्साइटिंग भी तो चाहिए होता है ना, थोड़ा फेक ही सही। अविरल उत्साह से बोला और आरुष ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। देख, स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में बन चुकी है। वो कहानी, अरे जो सरदार जी ने सुनाई, उसमें कुछ तो सच है। मतलब हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे अपने वीडियोस में, लाइक वो सालों पुराना कर्ज। वही वजह थी कि उस कहानी पर जब मूवी बनी तो उस मूवी के साथ भी सब गड़बड़ ही हुआ। उस राजकुमारी और महल के श्राप में ही कुछ था जो निगल गया दीपशिखा को। बोल आरुष, क्या बोलता है? आरुष क्या हुआ? अविरल का सारा उत्साह पिच के टायर में बदल गया जब उसने आरुष का चेहरा देखा, जिस पर अचानक ही हवाइयाँ उड़ने लगी थी। ज़रूर यही होने वाला है अविरल। आरुष बहुत ही दयनीय और भयभीत स्वर में बोला। हाँ, यही वजह होगी कि अब वो गायब हो जाएगी। और वो है कि कुछ समझती ही नहीं, हीरोइन बनना है उसे। लेटर उछाल रही है खिड़की के पार, और वो आनंद ना पक्का बदमाश है जो उसे बहला रहा। आरुष बोलते बोलते अचानक चुप हो गया और नज़रें चुराने लगा। परेशानी और बेध्यानी में बहुत कुछ निकल गया था उसके मुंह से, जो वो आमतौर पर कभी नहीं कहता। इधर देख, देख जरा इधर आरुष। अविरल उसकी तरफ झुकता हुआ बोला। आरुष ने मुश्किल से उससे नज़रें मिलाई। वो उस वक्त बहुत ही बेचारा लग रहा था। क्या बोल रहा था अभी तू? किसे हीरोइन बनना है? हाँ अरे बोलना। अविरल बोला। आरुष चुप रहा। वो बस अविरल को घूरता रहा, क्या बोलता। आरुष तू ना, अरे कुछ बोल भी, कब से देख रहा हूँ, क्या हो गया है तुझे? हाँ, अविरल बुरी तरह खींचता हुआ बोला और आरुष नीचे फर्श को घूरता रहा। वो बहुत बुरा हुआ, दीपशिखा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। पहली फिल्म थी उसकी, हीरोइन ना बनती तो नहीं होता ना वो सब कुछ। मैं बस वही कह रहा था, मुझे उसके लिए बहुत सॉरी फील होता है। कुछ देर बाद आरुष एक सांस में सब बोल गया। ओके चल, मान लिया बुरा हुआ, तो अब कुछ कर सकता है तू? अविरल उसे घूरते हुए थोड़ा चुभते स्वर में बोला। आरुष मुंह बाए उसे देखता रहा। क्या जवाब देता, क्या कहे वो कि अब भी करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते। और सुन, मेरा ना इस मिस्ट्री पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं। हरे कोई ऐसे हवा में गायब होता है क्या? ऐसा कि किसी को ढूंढे ना मिले वो। मुझे तो लगता है भाग गई होगी अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ, और फिल्म मेकर्स ने भी भुला लिया इस मौके को। अरे उसके बाद जो हुआ, अविरल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हर दिन 7 बजे नई नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।